हमारे साथ अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला, सरकार की क्या तैयारी है, बीजेपी की क्या तैयारी? बहुत सारे आरोप आपकी पार्टी पर लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ आप लोग अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं, इसीलिए वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं। ये आरोप विपक्ष लगा रहा है, तो ऐसी क्या चीजें हैं जो इस बिल में सरकार लाने जा रही है? थोड़ा आप इस पर क्लैरिटी दे पाएंगे? मेरी सबको राम राम। और विपक्ष का तो यही काम है ना, जब ट्रिपल तलाक का कानून इन लोगों ने मजबूत किया था और ऐसी मजबूरियां इन लोगों की हो गई थी कि स्ट्राइक डाउन नहीं कर पाए थे, शाहबानों से शाहबानों तक का पूरा सफर हो गया था। और उसको जब खत्म किया तो उस वक्त भी ये लोग कह रहे थे, मुसलमानों तुम्हारे साथ तो बहुत ज्यादती हो रही है, तुम लोग को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारा तो ना धर्म रहेगा ना तुम्हारा नामो निशान रहेगा। यही बोल रहे थे ना अपोजिशन वाले बारंबार मुसलमानों से। एक बार भी इन्होंने नहीं सोचा था कि वो बहन बेटियां तीन शब्दों के डर में हमेशा रहती हैं, उससे छुटकारा दिलाना बेहद जरूरी है। और अब इसी प्रकार से वक्फ एक्ट को इतना एम्पावर जो कांग्रेस पार्टी ने किया, अब उनको लग रहा है कि इसमें संशोधन आ जाएगा। और ये जो इस देश का संविधान कहता है कि हर नागरिक को एक बराबरी का अधिकार है, उसके तहत जो है इसमें संशोधन आ जाएगा, तो ये घबरा रहे हैं। ये जो फियर साइकोसिस जिसको बोला जाता है, ये मुसलमानों के बीच में फैला रहे हैं। अरे कोई भी सेंसिबल, मैं सेंसिबल कह रही हूं, राष्ट्र का अध्यक्ष होगा, क्या वो ऐसा कार्य करेगा लोकतंत्र में कि जो उसके नागरिकों के खिलाफ होगा? और खासतौर से अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करती हूँ, मोदी सरकार की बात करती हूँ, अब तक का जो इतिहास रहा है 11 साल का, क्या मोदी साहब ने एक भी वो कदम उठाया है जो देश के नागरिकों के खिलाफ हो? अनिला जी, वक्फ संशोधन बिल में क्या चीजें खास रहने वाली है? मैं चाहूंगा, क्योंकि जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, अगर आप पॉइंट वाइज थोड़ा उस पर जवाब दे पाइए, क्या अहम चीजें इसमें बदलाव होने जा रहा है वक्फ संशोधन बिल के जरिए? देखिए, वो तो आपके सामने आ जाएगा, उसके ऊपर मेरा इस वक्त टिप्पणी करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं रहेगा, ठीक नहीं रहेगा। परंतु जो भी होगा वो इस प्रकार से होगा कि जो वन साइडेड चीजें होती रही हैं, वन साइडेड नहीं होनी चाहिए ना। भाई, इन लोगों ने ये बोर्ड जो है जो तय किया, इसमें इस्लामिक स्कॉलर रहेगा परंतु कोई हिंदू नहीं रहेगा। क्यों भाई? ये भारतवर्ष की जो जमीन है, क्या केवल और केवल ये इस्लाम धर्म की रही है क्या? यहाँ हिंदू रहे नहीं? हजारों वर्ष पुराना जो धर्म रहा है, उसकी धरती पर आकर कब्जा कर अपनी इमारतें खड़ी कर दी। एक पूरा उतना जमीन का टुकड़ा जितना बड़ा पाकिस्तान है, यहाँ पर आपने कब्जा कर बैठ गए। और आप ये अधिकार भी नहीं देते हो दूसरे लोगों को कि अगर उनकी जमीन पर वो आवाज उठाए तो आवाज नहीं उठा सकते हैं। ये किस प्रकार का एक्ट था? देखिए अनिला जी, यहाँ पे बता रही हैं कि इस बिल को लेकर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। शोएब जामई, AMIM के दिल्ली अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब जामई, आखिरकार विरोध किस बात का है वक्फ संशोधन बिल को लेकर? मैं टू द पॉइंट आपसे जानना चाह रहा हूं, वो तीन ऐसे कौन से बिंदु हैं जिसके आधार पर आप इस बिल का विरोध कर रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 की इस बिल में एक प्रावधान है कि वो वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टीज थी, वक्फ बाय यूजर जो टाइम इमेमोरियल से चली आ रही है, जिसमें बहुत सारी मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं और कई सारे कब्रिस्तान है, उसमें संशोधन किया जा रहा है कि कलेक्ट्रेट जो है उसको संदिग्ध बना सकता है, कलेक्ट्रेट जो है उस पर एक्शन ले सकता है। ये वो प्रावधान है जो भगवा संगठन और हिंदू संगठनों के लिए एक रास्ता खोल देगा कि हर मुसलमानों की जो धार्मिक जो स्थल है उसको विवादित बना दिया जाए, उस पर क्लेम कर दिया जाए और कलेक्ट्रेट की मर्जी पर जो है वो चलेगा, ना कि यहाँ से ट्राइब्यूनल पर होगा। वक्फ ट्राइब्यूनल के पावर को खत्म किया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जब किसी हिंदू बोर्ड्स में अगर यहाँ से कोई मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते तो आपने नॉन मुस्लिम मेंबर कंपलसरी क्यों किया? अपने ये से हो जाना जैसे डीएम होते हैं और हर राज्य सरकार जो वक्फ बोर्ड चलाती है उसके अंदर डीएम ऑलरेडी मेंबर होते हैं हर जिले के अंदर, और बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जैसे दिल्ली में भी हमारे सीओ साहब होते हैं, तो हिंदू भी होते हैं। लेकिन आप उसको कंपलसरी कर रहे हैं, तो एक मेंबर होना 2,
ये सबसे ज्यादा घातक बात है। और इसमें मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मंशा पर सवाल उठाता है कि आपकी इंटेंशन क्या है। हमने देवी स्थानम बोर्ड हो चाहे चार धाम बोर्ड हो, इसमें किसी बोर्ड में कोई मुस्लिम मेंबर हमने नहीं देखा जी। और तीसरा पॉइंट क्या है आपका, फिर मैं अनिला सिंह से जवाब लूंगा। तीसरा पॉइंट क्या है आपका, फिर मैं अनिला सिंह से जवाब लेता हूं। तीसरा पॉइंट ये है कि सरकार ये नैरेटिव बनाती है कि वक्फ बोर्ड के पास जो है सबसे ज्यादा जमीनें हैं रेलवे, और इसके बाद जो कि सबसे झूठी बात है, 4 स्टेट के अगर हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड का अगर डेटा उठाया जाए, सिर्फ 4 स्टेट के साउथ के, तो वो 4 स्टेट मिला के ही 14 लाख एकड़ जमीनें हैं हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड के पास। तो इसके ऊपर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के पास इतनी जमीनें हैं, ये बिल्कुल झूठा दावा है। बल्कि एक ही जमीन को अगर 9 बार यहाँ से 9 दुकानें बनी हुई है एक जमीन के अंदर, तो उसको 9 प्रॉपर्टीज मान ली गई है। दैट्स चलिए, मैं अनिला सिंह से जवाब लेता हूं। आपने 3 अपने विरोध के प्रमुख बिंदु बताए हैं। अनिला सिंह देखिए, ये कह रहे हैं कि ट्रिब्यूनल को खत्म करने की कोशिश है इस बिल के जरिए, और दूसरा जो एमआईएम वाले सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो इसकी कमेटी बनेगी उसमें हिंदू मेंबर को रखना क्यों जरूरी बताया जा रहा है, इस पर इनको आपत्ति है। नहीं, ये भूल रहे हैं कि हाल फिलहाल तक तिरुपति के बोर्ड में जो वहाँ की सरकारें हैं, इन्हीं के धर्म का कोई ना कोई व्यक्ति रहता था। अब वो समाप्त हुआ है। परंतु एक चीज बताइए, जो प्रॉपर्टीज है जिस पर ये लोग दावा करते हैं कि भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हाँ, अब वो हिंदुओं की भी तो हो सकती है, तो हिंदुओं की सुनवाई हो कि नहीं हो? हर 10 साल में वक्फ प्रॉपर्टी का सर्वे होता है, और इस 10 साल के बीच में अगर वक्फ बोर्ड जो है वो ये कह दे कि भाई फलाना प्रॉपर्टी जो है वो हमारी है, तो आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। ये टैक्स पेयर के पैसे से वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे होता है, बाकी गुरुद्वारे का नहीं होगा, मंदिरों का नहीं होगा, गिरजाघर का नहीं होगा, परंतु इनकी प्रॉपर्टी का सर्वे होता है टैक्स पेयर्स के पैसे से। दूसरी बात ये है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि आर्टिकल 323A और 323B, ठीक है, तो इसमें जो गवर्नमेंट है, इट गिव्स ये 323A और 323B जो है, दीज गिव्स द गवर्नमेंट टू फॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। इस लिस्ट में वक्फ ट्रिब्यूनल का नाम ही नहीं है, जिसके आधार पे ये लोग इतनी लड़ाई कर रहे हैं। तो इन दोनों आर्टिकल्स का हवाला देकर मैं पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए, ये जो आपका ट्रिब्यूनल है ये लीगल है कि नहीं है? चलिए, मैं जवाब लेता हूँ। शोएब जामेई जी, जो आपको शोएब जामेई जी, वक्फ ट्रिब्यूनल के अलावा अगर ये सारे मामले सिविल कोर्ट में भी जाते हैं तो आपको आपत्ति क्या होनी चाहिए? अगर सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक है, लीगल तरीके से सब चलेगा, तो फिर अगर वो सिविल कोर्ट में जाए या किसी भी कोर्ट में जाए, उस पर ट्रिब्यूनल में ही जाने की बात पर क्यों अड़े हैं? सबसे बड़ा झूठ ही यही है। मैं पॉइंट टू पॉइंट जवाब देता हूं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि ये ट्रिब्यूनल का मामला, सबसे बड़ी बात यह है कि आज वक्फ के बहुत सारे केसेस दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पड़े हैं और देश भर के कई कोर्ट में हैं। अगर सिर्फ वक्फ ट्राइब्यूनल ही उसका केस का निपटारा कर सकता था तो किसी कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन ये कोर्ट में होने का, आप पूरे आंकड़े उठा के देख लीजिए कितने कोर्ट में जो है वक्फ के केसेस पड़े हैं। इससे ये साफ मालूम चलता है कि ट्राइब्यूनल नहीं बल्कि आप अपील में जा सकते हैं। इवन कि ट्राइब्यूनल के फैसले के बाद में भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। मैं एक चीज जानना चाहूँ शोएब जामेई जी, हो सकता है हमारी जानकारी कम हो। शोएब जामेई जी, मैं एक छोटा सा मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। क्या वक्त से संबंधित किसी, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ, क्योंकि एक छोटा सा, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे यह है कि अगर वक्त से जुड़ी किसी जमीन पर कोई विवाद है तो क्या सीधे वो सिविल कोर्ट में आदमी अभी जा सकता है या नहीं जा सकता है, वक्त ट्रिब्यूनल के अलावा? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ। हाँ, इसी में आता है लीगलिटी एंड नॉन लीगलिटी का मामला कि वक्फ ट्राइब्यूनल लीगल है या नहीं। सबसे पहली बात तो कि ये जो वक्फ का संशोधन लाया जा रहा है, ये आर्टिकल 14, मैं अपनी जानकारी के लिए, दर्शकों की जानकारी के लिए आपसे जानना चाह रहा हूं, अगर वक्फ से जुड़ा कोई भी जमीन का विवाद है तो क्या कोई भी व्यक्ति सिविल कोर्ट में अभी डायरेक्ट जा सकता है या नहीं जा सकता है? नहीं,
अभी जो है यहाँ से वक्फ ट्रिब्यूनल में मुद्दा आएगा, और अगर किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि वक्फ ट्रिब्यूनल में हम नहीं जाएं, हम डायरेक्ट जाकर के कोर्ट में केस करें, तो भी कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर रही है विदाउट अपील भी। कई केसेस ऐसे हैं उसमें एक्स्ट्रा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देख करके जो है उसको कोर्ट ने डायरेक्ट उसको ये अपील को यहाँ से स्वीकार किया है। इसके कई एग्जांपल्स आपको हम दे सकते हैं। चेन्नई तो के फिर एक दिक्कत केस क्या था, है? उसमें भी फिर चाहे इलाहाबाद ट्रिब्यूनल के को लिए- अगर संशोधन आ रहा है, शोएब जामेई जी आप कह रहे हैं कि जब सीधे सुन लिया जाता है, कई केसेस के आप उदाहरण दे रहे हैं, तो फिर ट्रिब्यूनल को लेकर दिक्कत कहां पर आ रही है आपको? मैं यही बता रहा हूं कि संविधान को संशोधन करके ही वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया था, और वो भी प्रावधान जो है पार्लियामेंट के अंदर उसको पारित किया गया था 1993 के अंदर। अगर आपको अंदाजा हो, मालूम हो इस बारे में, 1984 में भी हुआ, 93 में हुआ। तो कई बार संशोधन वक्फ के ये में हुए, लेकिन उन जगहों पर जहां जहां यहां से मुस्लिम समाज से डायलॉग होने के बाद उसमें कमी बेशी होती थी, उसको संशोधित करके दोबारा से उसको बेहतर किया जा सकता। इस बार जो संशोधन हो रहा है, उस संशोधन में मुस्लिम समाज की कोई बात नहीं सुनी गई। जेपीसी में जो यहां से हमारा सारा एतराजात थे, उन सारे डिसेंट नोट को खारिज करके पार्लियामेंट में टेबल भी हुई होने नहीं दिया। तो जिस समाज के लिए आप कानून बना रहे हैं, उस समाज की आप सुन ही नहीं रहे हैं। चलिए तो मैं इस पर फिर अनिला ये सिंह का कैसा जवाब लूंगा।